एक मिनट, और उसमें से कुछ रेज बस जो थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी और वेरी फ्यू आर बाउंसेस बैक। तो रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर मैक्सिमम अल्फा रेज पेनिट्रेट हो जा रही हैं वो गोल्ड फॉइल के, तो इसका मतलब जो एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द जो स्पेसेस होंगे वो एम्प्टी होंगे। और दूसरा कंक्लूजन निकाला, अगर फ्यू ऑफ द अल्फा रेज डिफ्लेक्ट हो रही हैं तो इसका मतलब जो एटम होगा उसके सेंटर में कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके वजह से ये जो तुम्हारी अल्फा रेज है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि हमको मालूम है जो अल्फा रेज है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये भी हमको मालूम है। तो अगर ये अल्फा रेज यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रही है तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इस एटम के सेंटर में कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज होगा पार्टिकल, दैट इज वाई ये अल्फा रेज सेंटर से डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने थर्ड कंक्लूजन निकाला कि अगर फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर बाउंसेस बैक, और अगर कोई अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल बाउंसेस बैक हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एटम की एक सेंटर पोजीशन पे कुछ ना कुछ एक बहुत ही सॉलिड मास होगा, जिसके वजह से उससे टकरा के वो वापस आ जा रही है। तो ये तीन कंक्लूजन रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाला, जो कि कल मैंने आपको समझाया था, राइट। एक मिनट बेटा होल्ड रखना। इसको रीड करो बेटा, मैं जो आपको पढ़ाया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट 1911, यहाँ से रीड करो। अच्छा, क्या लिखना है ये मैं आपको व्हाट्सएप में भेजूंगा, इसी से ही हम कुछ कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जो कि मैं आपको भेजूंगा वो लिखना। अच्छा, नोट सब लोग बना रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, डेली नोट्स आपके कंप्लीट रहने चाहिए, है ना, उसको फोटो या स्क्रीनशॉट ही लिख के लेके मत रखे रहना। चलो रीड करो, आप लोग यहाँ से रीड करना स्टार्ट करो। डन। यस सर। तो आगे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, नीचे रीड करो। सर स्लिट्स क्या होता है? हाँ हाँ, जगह जगह। शीट्स, स्लिट्स, ये बेटा ये स्लिट्स हम क्या कर रहे यस हैं ना, सर। अल्फा रे को, है ना, आया ना स्लिट समझ में, एक तरीके का ब्लॉक है, यहाँ पर ब्लॉक लगा रहे हैं हम, अल्फा रेस को बस एक छोटे से पोर्शन से पास कराएंगे गोल्ड फॉइल के ऊपर, इधर उधर और पास नहीं कराना, इसलिए स्लिट लगाना पड़ेगा। डन, यहाँ तक रीड किया? यस सर। चलो अब यस ये रीड सर। करो बेटा, यहाँ से रीड करो। चलो सेकेंड पॉइंट से रीड करो, फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल अंडरवेंट डिफ्लेक्शन, यहाँ से रीड करो, पूरा पूरा रीड करना है आपको कंप्लीट, एक बार रीड करो बस। रीड कर लो तो फिर डन बोलना, हाँ।
डन, ठीक किया? यस सर। कोई डाउट बेटा कहीं पर किसी को? नो सर। बाकी जगदीश, मोदित, प्रियंका, सोनाली? Yes, sir. अच्छा, कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी को? नो सर। ना रीड करो, लास्ट पॉइंट रीड करो यहाँ से। रीड करो इसको। देखो रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला अपने एक्सपेरिमेंट से, ये लास्ट के पॉइंट वो है। तो रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि जितना भी जो हैवी मास होगा या जितना भी जो एटम का मास होगा वो उसके सेंटर पे लोकेटेड होगा, और उस सेंटर को उन्होंने न्यूक्लियस बोला। एक एटम का न्यूक्लियस जो होता है उसका सेंटर पोर्शन होता है, और उसका जो रेडियस होगा वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द टोटल एटम। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान के चलो अगर एक क्रिकेट बॉल है, तो जो क्रिकेट बॉल है, सपोज करो एक क्रिकेट का ग्राउंड है, तो उसमें जो क्रिकेट बॉल है वो उसका रेडियस हो गया, वो उसका न्यूक्लियस हो गया, और वो जो पूरा ग्राउंड है लगभग 5 किलोमीटर का, उतना बड़ा एक एटम होता है। तो अब तुम समझो कि न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना। एक एक बॉल, अगर हम क्रिकेट का ग्राउंड इमेजिन करें तो वो जो बॉल है वो बॉल के साइज का न्यूक्लियस होता है, वो ग्राउंड के साइज का एटम होता है, यानी न्यूक्लियस इतना स्मॉल होता है। ठीक है, तो इट इज वेरी स्मॉल, दैट इज व्हाई 99.9% अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो पास थ्रू हो जा रहे थे उसमें से, राइट। पास हो गए और थे। उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो Yes. न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज्ड पार्टिकल होंगे, डेट मस्ट बी द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्यों ऐसा उन्होंने बोला? क्योंकि उसमें जो सेकंड उन्होंने देखा था क्योंकि कि डिफ्लेक्ट कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो रही थी। अब डिफ्लेक्ट होने के वजह से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई जो सेंटर में जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। आया पॉजिटिव। समझ में? और उसके बाद जो थर्ड कंक्लूजन जो था, जिससे जिसके वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हो रहे थे, तो उन्होंने ये बताया कि जितना भी मास एक एटम का होगा वो उसके सेंटर पे सिचुएटेड होगा। तभी तो अगर कोई सॉलिड मास है सेंटर पे तभी तो बाउंस बैक हो रही थी, और बहुत ही रेयरली बाउंस बैक हो रही थी। इसका मतलब वो जो न्यूक्लियस है एक तो बहुत छोटा होगा, और उस छोटे से ही पोर्शन में पूरा का पूरा एटम का मास सिचुएटेड होगा। और जो आउटर होंगे न्यूक्लियस के, जो बाहर होगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो पार्ट होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब एक चीज समझो, देखो मैं एक बार और थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, उसके बाद आगे रीड करना आप लोग। देखो, तो रदरफोर्ड ने ये बताया कि बेटा जितना भी सेंटर पोर्शन है, एक तो इसका रेडियस बहुत स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द एटम, और जितना भी मास होगा ये सेंटर पे ही सिचुएटेड होगा। और जो इलेक्ट्रॉन होगा, अच्छा ये पूरा न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, राइट, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स है। नाउ सर। उसके बाहर ये जो ऑर्बिट्स होंगी, इन ऑर्बिट्स में आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज है ना, ये चीज बताई रदरफोर्ड ने। अब उन्होंने ये बताया कि अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ खड़ा रहेगा यहाँ पर, और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो हमने पढ़ा है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, यस सर। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। यस सर। तो इसके लिए भी कंक्लूजन दिया। देखो, अगर ये न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लिया ना बेटा, तो ये एटम एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं प्रैक्टिकली, कोई मैटर ऐसे थोड़ी ना अपने आप फूट जाता है, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए रदरफोर्ड ने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये अपनी ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा होगा इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस पॉजिटिव चार्ज।
आया समझ में? ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये अपने ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहेगा सो डेट कि ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम हो जाएगा, यानी खींच नहीं पाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है। आया क्या समझ में? Yes, sir. तो ये सारे कंक्लूजन्स रदरफोर्ड ने दिए। अब आप लोग एक बार पढ़ लो बुकिश लैंग्वेज, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले बताओ यहाँ तक पढ़ लिया क्या? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो इसको पढ़ लो एक बार। मैं ना ऐसा कर देता हूँ, इससे पूरा ही आ जाएगा। लो चलो पढ़ो। सर कहाँ से पढ़ना है? वाह वाह बेटा, अभी न्यूक्लियस तक पढ़ा था, यहाँ से रीड कर लो। यस सर। नेग्लिजिबल मास। सर डन। Sir, done. Sir, done. Anyone having any doubt? No, No, sir. sir. समझ में आ गया ना अच्छे से? यस सर। Yes, sir. रदरफोर्ड का ना लिखना कहाँ से, वो ना एनसीईआरटी लिखना है आपको। एनसीईआरटी में ना ज्यादा अच्छा दिया, मैं रीड किया था, तो आप लोग उसको यहाँ से लिखना। मैं टिक कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? यहाँ से लिखना, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स बॉम्बार्डेड अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है? द रदरफोर्ड फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज, यहाँ तक लिखना। ठीक है? उसके बाद ये वाला डायग्राम बना लेना। उसके बाद यहाँ से लिखना, इट वॉज ऑब्जर्व दैट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे। हाँ, सेकेंड पॉइंट में यहाँ से आप यहाँ तक लिखना, उसके बाद यहाँ से लिख लेना। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट हमको करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो बेटा, स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया? बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, उतना ही लिखना है जितना समझ में आए, पूरा पूरा थ्योरी नहीं लिखना। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, सर थर्ड पॉइंट। हट बता रहा हूँ ना बेटा, नीचे करना पड़ता ना, इसलिए स्क्रीनशॉट करने बोला था। थर्ड पॉइंट आप लिखना। एक मिनट, नीचे भी है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर, ये तुमने जो स्क्रीनशॉट लिया है ना,
उसमें जितना भी आप पहले से बताया उसने कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो बहुत स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम, और जिसका रेडियस भी बताया कि रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, while that of nucleus is 10 to the power minus 15 मीटर। तो यहाँ तक आप लोग लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, ना अब देखो ये तो हो गया उनका एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद जब उन्होंने मॉडल प्रपोज किया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड यहाँ से लिखना, रदरफोर्ड प्रपोज्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो ये लिखना पड़ेगा। The positive charge and the most of the mass of the atom was then concentrated in an extremely small region. This is this very small portion of the atom was called nucleus by Rutherford. ठीक है। Now second, the nucleus is surrounded by electrons that move around the nucleus with a very high speed in a circular path called orbits. आप यहाँ तक भी लिखो सेकेंड पॉइंट तो भी चलेगा, ठीक है। सोलर सिस्टम वगैरह मत लिखना, आप ऑर्बिट्स तक लिख लेना बस। और उसके बाद थर्ड लिख लेना, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या तक बस। ले लो स्क्रीनशॉट सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना। बेटा। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद नहीं है? मैंने आप लोग को 9th क्लास में पढ़ाया था वो चीज, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद है किसी को आप लोग को? यस सर। कहाँ पढ़ाया था बताओ? सर वो सेकंड चैप्टर नहीं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे, फर्स्ट चैप्टर। सर्कुलर मोशन में। गुड, वेरी गुड बेटा, याद है, अच्छी बात है। सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था आपको। चलो मैं बता देता हूँ, पहले बताओ स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। Yes, sir. एक्चुअल में फिजिक्स में पढ़ रहे थे हमने उसको 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में। जब भी हम सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करते हैं ना, आप लोग देखे होगे, आप रायपुर या कभी भी इधर बाहर घूमने गए होगे तो रोड में कई बार ऐसा सर्कुलर सेक्शन नजर आता है, राइट? रोड में सर्कुलर सेक्शन नजर आता है जिसमें यहाँ से कारें जाती है, राइट और नॉट? Yes, गए होगे sir. आप लोग Yes. सब लोग, एक बार गए होगे। Yes, तो sir. याद रखना बेटा, जब भी हम किसी भी सर्कुलर सेक्शन में मूव करते हैं ना, तो सर्कुलर सेक्शन में एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगता है। एक लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींचना चाहता है, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींचना चाहेगा। और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ खींचना चाहता है। तो कभी भी जब हम सर्कुलर सेक्शन सिविल इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं ना, तो ऐसा डिजाइन करते हैं कि ये जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जो है वो बैलेंस्ड रहे ना। कभी भी आप देखो, फील किए हो कभी, आप जब सर्कुलर सेक्शन में गए होगे, कहीं मनाली वनाली तरफ गए होगे, तो वहां बहुत फील होता है कि कभी भी आप जब सर्कुलर सेक्शन में फील की यानी स्पीड से ऐसा कभी गए होगे तो ऐसा लगा होगा कि गाड़ी पलट जाएगी। ऐसा कभी लगा है आप लोग को? Yes, sir. Yes, कभी sir. अगर आप इस तरफ से किसी सर्कुलर ट्रैक में गए होगे तो ऐसा लगेगा आपको कि या तो बाहर फेंकाते हुए नजर लगेगा कि हम बाहर फेंका रहे हैं, या तो आपको लगेगा कि गाड़ी पलट रही है या बस पलट रही है। तो डेट इज बिकॉज ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि जब भी हम सर्कुलर ट्रैक में मूव करते हैं तो हमको एक बाहर की तरफ फोर्स आता नजर आता है, ठीक है। और अगर आप बहुत स्लो स्पीड में किसी सर्कुलर ट्रैक में जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा अरे बीच में अंदर जा रहे हैं। अगर आप बहुत ही स्लो स्पीड में अगर सर्कुलर ट्रैक में व्हीकल चलाते हो तो ऐसा लगेगा कि एकदम कॉर्नर 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 तक पहुंच जाओगे। तब ऐसा फील किए हो? दैट इज बिकॉज Yes, ऑफ द sir. Yes, sir. सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो एक सर्कुलर ट्रैक में दोनों फोर्स कंटिन्यूअसली लगता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ फेंकेगा, सेंट्रीपिटल जो अंदर की तरफ फेंकेगा। और आपने एनसीईआरटी में एक एग्जांपल पढ़ा था कि जब हम एक स्टोन को बांध के ऐसा घुमाएंगे, याद आया? जब हम एक स्टोन को बांध के घुमाएंगे यस तो सर। यहाँ पर भी कंटिन्यूअसली स्टोन के ऊपर दो फोर्स लगेगा, एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल, जो उसको बैलेंस करके रखता है, इसलिए वो गोल 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 घूमता रहता है। चलो फिलहाल फिजिक्स में नहीं आते, फिजिक्स में पढ़ लोगे ये सब, अभी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? No, sir.
डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ा दिया हूँ आप लोग को मैंने? नो सर। अरे पढ़ाया ना भाई, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन नहीं पढ़ाया हूँ आप लोग को? पढ़ा चुका हूँ इस बुक में, इसमें पहले दिया हुआ है। मैं जिस बुक से पढ़ाया था उसमें आपको न्यूट्रॉन का डिस्कवरी पहले दिया था। दो सर बोलते हो गधों, नहीं तो पढ़ाया हूँ, मारूंगा लाती रात। पढ़ो इसको, रीड करो एक बार। चलो, बुसले ने बताया था, उसके बाद चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया था, कल पूछा था, जगदीश ने आंसर दिया था, बेरिलियम की फॉइल यूज करते हैं, याद आया? अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करेंगे तो उन्होंने देखा कि यस कुछ एक सर, याद ऐसा आया। पार्टिकल आ रहा है। ये कैसे नहीं आएगा याद? बिल्कुल, कल ही तो पढ़ाया हूँ बेटा, आज ही क्या आज भूल गए? चलो रीड करो। लिखने के लिए भी दिया था, इसका मतलब लिखे नहीं होगे तुम लोग। यहाँ से यहाँ तक रीड करो फटाफट। जो कल पढ़ाया था वही चीज लिखी होगी, रीड करो। सर मैं रीड कर चुका हूँ। हाँ, बाकी लोग रीड किए हो क्या? आगे बढ़ूं मैं? ध्यान, रीड कर लिया? हो गया यहाँ तक? ओए, मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. रीड कर लिया ना? आगे बढ़े? बेटा डन क्या? Yes, sir. सो गया। ना, इसमें क्वेश्चंस के पीछे पहले हमको एक टॉपिक पढ़ना है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, अब देखो ये सब तो आप लोग को मालूम होगा, तो भी मैं एक बार रिवीजन कराता हूँ, जल्दी जल्दी करेंगे। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? Atomic number is nothing but equal to total number of protons present in an atom. Present in the ठीक है, element. कभी भी याद रखना, जो हम एटॉमिक नंबर है वो हमेशा एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन से रिलेट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज मास नंबर? व्हाट इज अ मास नंबर? इट इज अ टोटल नंबर ऑफ नंबर प्रोटॉन ऑफ एंड Protons टोटल plus नंबर ऑफ neutrons. न्यूट्रॉन। ठीक है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, एक न्यूक्लियस में टोटल कितना प्रोटॉन है, टोटल कितना न्यूट्रॉन है, ये उसका मास नंबर बताता है। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ठीक है, ये तो आप लोग को आता ही होगा। तो फिलहाल जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं। तो बेटा याद रखना, कभी भी हम किसी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं ना, तो यहाँ पर देखो ये बहुत अच्छे से बताया है कि अगर ये सिंबल ऑफ द एलिमेंट है सपोज एक्स, तो उसके जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जो बॉटम में लिखते हैं वो हम एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी एलिमेंट के बॉटम लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो उसका एटॉमिक नंबर रहता है, और अगर उसके टॉप साइड में देखोगे तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? मास नंबर। जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है सोडियम का, अगर मैं सोडियम का लिखना चाहूँ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन,
तो हम इसको ऐसा लिखते हैं Na11, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका मास नंबर कितना है 23। पर्टिकुलरली अगर हमको किसी एटम का रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम मैक्सिमम एटम का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करते हैं Na1123, यानी वो एटम का, जैसे सोडियम का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। आप स्क्रीन शॉट वगैरह मत खींचना, ऐसे ही इसी बुक से ही सेम मैं टिक करके दूंगा आपको क्या क्या लिखना है, तो आप लोग वहां पर लिख लोगे तो आपको ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। एटॉमिक नंबर, मास नंबर सबको आता है क्या होता है? आता है ना? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ तो मुझे। मान के चलो अगर एक सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको दिया है कितना? अगर सोडियम है इसका आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 11 और मास नंबर दिया हुआ है 23। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल के बताओ कितना होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? निकालो। सर 12 12 12। अभी आपने पढ़ा, राइट, अभी आपने पढ़ा मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर न्यूट्रॉन। मास नंबर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गया 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? माइनस कर दो, विच इज इक्वल टू 23 माइनस 11, दैट इज 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया 12। नाउ ऐसे ही बताओ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बताओ अगर क्लोरीन है, सपोज Cl है, जिसका एटॉमिक नंबर आपको दे देता हूं मैं, दैट इज 17 और मास नंबर 35। निकालो फटाक से, बताओ इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? सर 17.5। 18। कितना आया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? 18। सबका आया? 35 is equal to 17 plus neutron, तो 35 minus 17 must be equal to number of neutron which is equal to 18। आ गया सबका? चलो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइसोटोप्स, आइसोबार्स और एक और है आपका आइसोटोन्स। नाउ व्हाट आर आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स? क्या कोई बताएगा आपने से मुझे? सर आइसोटोन्स तो एनीवन नहीं ऑफ पता। यू? आइसोटोप्स पता है। आइसोटोन्स छोड़ो, व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाट आर आइसोबार्स? सर जिसमें मास सेम होता है लेकिन एलिमेंट एटॉमिक नंबर अलग होते हैं। सर वो आइसोबार्स होते मास हैं। सेम होता है लेकिन एटॉमिक। सर वो आइसोबार फिर होते क्या बताएं मैं? चलो ठीक,
एक एक करके समझाता हूँ मैं। आइसोटोप्स बोला था मैंने, चलो एक एक करके मैं बताता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स। सर तो बेटा सेम देखो एटॉमिक आइसोटोप्स को नंबर समझने एंड के लिए ना डिफरेंट एकदम एटॉमिक मास। जनरल, हाँ, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर यानी कि हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज अ आइसोटोप। इसका एक एग्जांपल पहले मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। सपोज कार का एग्जांपल लेता हूँ, मैंने 9th में भी आपको इसी से समझाया था, बेस्ट एग्जांपल है कार का। कभी भी आप जब कार के शोरूम गए होंगे, जैसे मान के चलो आपको स्विफ्ट खरीदनी है, ठीक है, आपको स्विफ्ट कार लेना है, तो आप जब कार शोरूम में जाओगे ना, आपको यही स्विफ्ट कार के 3 मॉडल दिखाएगा। एक मॉडल ये हो गया, एक मॉडल ये हो गया, एक मॉडल ये हो गया। तीनों है स्विफ्ट ही, लेकिन उसके 3 मॉडल आपको दिखाएगा। वो बोलेगा कि इस मॉडल में सर स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम नहीं है, इस मॉडल में स्पीकर म्यूजिक सिस्टम है, और इस मॉडल में स्पीकर म्यूजिक सिस्टम एयर बैग वगैरह दुनिया भर के टच स्क्रीन हर चीज है। अच्छा एक चीज बताओ, गाड़ी तो तीनों स्विफ्ट है ना, ये भी गाड़ी स्विफ्ट है, ये भी गाड़ी स्विफ्ट है, और ये भी गाड़ी स्विफ्ट है। हाँ, अगर 3 मॉडल में देखूं तो इसके अंदर के कुछ कुछ पार्ट्स बस बदल रहे हैं, बाकी अगर आप कार चलाओगे तो वो स्विफ्ट ही कहलाएगी कि नहीं। आप जैसे जैसे मॉडल मॉडल पे देखोगे, फर्स्ट मॉडल, सेकंड मॉडल, थर्ड मॉडल, तो इन मॉडल्स में हो क्या रहा है, इन मॉडल्स में बस उसके अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स वेरी कर रहे हैं, बाकी जो मेन कार है वो तो स्विफ्ट है। तो दैट इज नथिंग बट योर आइसोटोप्स, यही तुम्हारा आइसोटोप्स भी होता है। आइसोटोप होता क्या है, एक ही एलिमेंट के अंदर में, अब मान के चलो आपकी ये 3 एटम है, अब ये तीनों एटम का जो प्रोटॉन है, सपोज करो मैंने ले लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ले आर्गन लो, चलो इसका आर्गन प्रोटॉन, आर्गन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, सपोज ले लो, ये तीनों का प्रोटॉन, ये 3 एटम लिया हूं, इसका भी प्रोटॉन 1, इसका भी प्रोटॉन 1, इसका भी प्रोटॉन 1। तो अब तुम बताओ, हमने पढ़ा है पहले ही कि अगर प्रोटॉन 1 है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोजन का एटम है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1, राइट और वन। नॉट। तो अब देखो ये तीनों एटम ही बेटा हाइड्रोजन के कहलाएंगे, ये भी एटम, अब ये भी एटम, अब ये भी एटम। अब अगर इसके अंदर कुछ वेरी करता है तो बताओ इसके अंदर क्या वेरी कर सकता है, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा क्या रहता है, न्यूट्रॉन। एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा क्या रहता है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन। हो सकता है कि एटम का प्रोटॉन सेम रहे लेकिन न्यूट्रॉन वेरी कर सकता है। सपोज ये फर्स्ट एटम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो है 1, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 2, और इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 3। तो देखो न्यूट्रॉन वेरी कर सकता है, न्यूट्रॉन के वेरी करने से एटम नहीं बदलेगा, है वो हाइड्रोजन का ही एटम, बस अंदर की चीजें बदल रही है। अब आया क्या समझ में, क्या होता है आइसोटोप्स, having the यस सर। same atomic number या having the same number of proton but having the different number of neutrons, या बोल सकते हैं having, अच्छा न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो क्या मास नंबर अलग आएगा सबका। यस अब सर। बताओ, अब इसका मास नंबर निकालूंगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 अगेन इसका मास नंबर कितना आएगा, नंबर ऑफ 3 प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 3। अगेन इसका मास नंबर कितना आएगा, नंबर ऑफ 4। प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 4। तो देखो है ये हाइड्रोजन का ही एटम, है ये हाइड्रोजन के ही एटम, लेकिन इनके मास नंबर सबके अलग अलग आ रहे हैं। तो दैट इज नोन एज आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर ऑफ द सेम एटम। एनीवन हैविंग एनी डाउट, आइसोटोप्स आया समझ में अच्छे से। यस सर। गर्ल्स में किसी को कोई डाउट बेटा, No, sir. ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होता है। अब आइसोबार्स थियरेटिकली समझो, सपोज करो एक एलिमेंट आर्गन है, एक पोटेशियम है और एक कैल्शियम है। एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, आर्गन का 18, 19 20 पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। 20। अब देखो बेटा, ये 3 एटम लिया हूं मैंने, एक एटम आर्गन का, एक एटम पोटेशियम का और एक एटम कैल्शियम का। तो बाय डिफॉल्ट
ये तीनों एटम के जो मास नंबर है, आर्गन का एक एटम का मास नंबर 40 आता है, वैसे ही एक एटम का पोटेशियम का मास नंबर 40 आता है, और वैसे ही कैल्शियम का एक एटम का मास नंबर आता है तुम्हारा 20। तो अब तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर एटम या एलिमेंट अलग अलग है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये बोलना चाहिए कोइंसिडेंस ऐसा हो रहा है कि उनका मास नंबर सेम आ रहा है, राइट और नॉट? इट इज अ जस्ट अ फैक्ट ऑफ कोइंसिडेंट, बोलते ना कोइंसिडेंट हो गया, तो कोइंसिडेंट हो गया कि इसका जो मास नंबर है वो सेम आ रहा है, तो इट इज हैविंग अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर, दैट इज नोन एज द आइसोबार्स। एनीवन हैविंग एनी डाउट? व्हाट आर आइसोबार्स? हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। क्लियर है? यस सर। रीजॉइन मत करना बेटा, मैं तुमको इसका नोट्स भेजूंगा, पहले तुम उसको कंप्लीट कर लो, फिर आइसोटोन से कल मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास, अपना ख्याल रखो, बाय बाय। बाय सर। Thank you, sir.